Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshresht और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक रूट से जो है प्लांट की टिप तक यानी कि स्टेम की टिप तक या लीफ की टिप तक कैसे वाटर पहुंचता है और कैसे लीव से जो फूड है वो रूट्स तक पहुंचता है, राइट? तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हाउ द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन प्लांट। ठीक है, किस किस का ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट, पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देन योर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एंड देन आफ्टर दैट यू विल सी दैट कैसे फूड का ट्रांसफर होता है यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर, ओके, एज वेल एज द हार्मोन्स आर ट्रांसफर्ड, राइट? हार्मोन्स भी जो प्लांट से बनते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, है ना, ये सारे जो हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड, राइट? तो ये हार्मोन्स भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट में। तो ये सब जो ट्रांसफर है वो कैसे हो रहा है, राइट? तो जो मूवमेंट होता है तो आप देख सकते हो कि मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, जैसे सपोज ये एक सेल है प्लांट की, इसी के पास ये दूसरी सेल है, दिस इज द थर्ड सेल, दिस इज द फोर्थ सेल। तो इस सेल से कुछ न्यूट्रिएंट यहाँ पे जाना है, दैट वी कैन से द मूवमेंट अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस, राइट? और से विद इन द सेल, अगर इसी सेल में ट्रांसफर जो है न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, राइट? देन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, सपोज इसकी ये मेम्ब्रेन है और यहाँ से आपकी जो है सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकलनी है या ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकलनी है। तो कैसे अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट हो रहा है, ओके, एंड फ्रॉम सेल टू सेल, राइट? एंड फ्रॉम सेल टू सेल, जैसे इस सेल से इस सेल में और इस सेल से इस सेल में, राइट? ये सब मूवमेंट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट थे ये थे छोटी छोटी डिस्टेंस के, ओके, कि सेल के अंदर ही घूम रहा है न्यूट्रिएंट्स या वाटर या फिर ऑर्गेनेल ही घूम रहा है वहां पे, है ना? तो वो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो जैसे ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये है पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो भाई अब यहीं पे जो है अगर इसी में सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे साइटोप्लाज्म क्या है, घूमता रहता है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ओके? साइटोप्लाज्म का घूमना एक सेल के अंदर कहलाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और साइटोप्लाज्म के घूमने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह पूरे सेल में पहुंचते हैं और आपके ऑर्गेनेल्स भी इधर से उधर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, राइट? तो ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। और इसी के पास कोई सेल है, वहां पे कुछ जाना है तो वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में आ गया। तो ये हम देखेंगे कि ये जो शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, right? This is due to diffusion that we will study. Now here you can see this is the plant and this is the leaf of the plant. Now ये जो है लीफ में क्या बन रहा है, फूड, खाना बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस से। अब ये जो फूड आप देख सकते हो बन के और पार्ट्स में भी जाएगा, बना तो वो लीफ में, फिर वो और पार्ट्स में भी जाएगा जहां उसको जरूरत है। जैसे कोई फूल खिल रहा है, बर्ड स्टेज पे उसे खिलना है तो वहां फूड की जरूरत है ना, रूट्स में चला जाएगा। अब आपने देखा है बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में खाना स्टोर होता है, राइट? जैसे आपने ट्यूबर देखा, आपका पटेटो है, पटेटो इज अ ट्यूबर, वो स्टोर करता है फूड को, वो क्या है, स्टेम है, वहां पे वो स्टेम इज द स्टोरेज ऑर्गन। ऐसी बहुत सारी जो रूट्स होती है वो स्टोर करती है, जैसे बीट रूट हुई वो स्टोर करके रखती है खाना। तो भाई एक्स्ट्रा होता है तो वो स्टोरेज ऑर्गन में फूड चला जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो जो फूड का जो ट्रांसफर है वो भाई ऊपर भी है, नीचे भी है, और यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा वहां भी जाएगा, राइट? एनीवेयर। सो दिस ट्रांसफर इज मल्टी डायरेक्शनल, ओके? फूड का जो ट्रांसफर है वो मल्टी डायरेक्शनल है और इट इज अकरिंग थ्रू फ्लोएम। किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के थ्रू। अब आपके हम जाइलम की बात करें, फ्लोएम और जाइलम क्या है? फ्लोएम एंड जाइलम आर द वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है? ये वेस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट में, क्योंकि प्लांट्स में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, और आपका ब्लड है जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, हार्ट पंप कर रहा है। तो ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट में नहीं होता है।
बट फिर भी आप देखेंगे कि एक रूट से इतनी ऊंचाई तक, प्लांट की टिप तक भी वाटर का मूवमेंट होता है। ओके, तो दिस इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम देख सकते हैं हम, ये जाइलम है, ये जाइलम लेके जा रहा है आपका वाटर एंड मिनरल्स। तो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी चले जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखोगे फ्लोएम के साथ भी मिनरल्स जाते हैं। तो मिनरल्स का जो डायरेक्शन है दैट इज मल्टी डायरेक्शनल ऑल्सो एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल ऑल्सो। अगर जाइलम लेके जा रहे हैं मिनरल्स तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, है ना। जाइलम क्या करता है, रूट से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वाटर। ओके, एक ही डायरेक्शन है इसकी, नीचे से ऊपर, तो दिस डायरेक्शन इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। क्या, जाइलम का जो फ्लो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट टू द स्टेम। ठीक है, नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर। ये भी हमने बात की कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें किस किस चीज का ट्रांसफर होता है। तो पानी का होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का होता है, आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, और आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये तो आपका जो ग्लूकोज बना वो हो गया आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स में आपके आ गए Na पॉजिटिव, आयंस वगैरह आ गए, है ना, कैल्शियम आ गया आपका, तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो गए। एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि ये हार्मोन्स आ गए, राइट। अब हम छोटी डिस्टेंस की बात करें कि सेल से सेल में जाना है या 2-3 सेल छोड़ के चीजें का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तो हो जाएगा डिफ्यूजन से और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, अगर जो अभी हमने दिखाया, अगर ऊंचाई तक पानी को पहुंचना है या लीव्स में जो खाना बना है वो रूट तक जाना है, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तक चीजें जा रही हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये किसके थ्रू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम से। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, राइट। Now, an important aspect that needs to be considered is the direction of transport. ये मैंने अभी बता दिया। अगर हम रूटेड प्लांट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम क्या लेके जा रहा है आपका, पानी और मिनरल्स। ठीक है, वाटर के साथ साथ आपके मिनरल्स भी जा रहे हैं, किसमें, जाइलम। तो हमने देखा था कि जाइलम में हमने देखा था कि जाइलम जो होता है, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स। तो अब रूट में से यहाँ पे जितने भी मिनरल्स वगैरह होंगे, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊंचाई तक जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो, राइट, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। नाउ ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है, ओके, मिनरल न्यूट्रिएंट जो है पानी के साथ भी जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखा वाटर एंड मिनरल्स, तो भाई यूनिडायरेक्शनल भी हो गया अगर जाइलम लेके जा रहा है, और फ्लोएम लेके जा रहे हैं तो भाई मल्टी डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, राइट। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेटिक लीव्स आर एक्सपोज्ड टू all the parts of the plant including storage organ। तो लीफ में जो खाना बना है वो सारे पार्ट्स में जाएगा प्लांट के, वहां पे भी जाएगा जहां पे वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो फूड होगा वो स्टोर हो जाएगा। अब सपोज ये एक रूट है जो स्टोर करके रख दी है, ठीक है, लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है और प्लांट खाना प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, तो भाई लीव्स को जरूरत है भी और फूड की, तो यहां से ये लेटर री एक्सपोर्ट भी हो सकता है, लेटर इट इज री एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन से वो खाना जो है वापस री एक्सपोर्ट हो सकता है। Now, mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem, leaves, and the growing regions. When any plant undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from such region and move to the growing parts. तो ये क्या कह रहा है कि सपोज ये जो लीफ थी ये ओल्ड लीफ है, यहाँ पे और लीफ नई निकल रही है, न्यू लीव्स है। ठीक है, तो ये ओल्ड लीफ है, ये इट इज अंडरगोइंग सेनेसेंस, इसकी सेनेसेंस हो गई, डेथ हो गई है।
तो भाई इसमें कुछ मिनरल्स हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे, जिनको हम मोबाइल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस हुआ, आपका पोटेशियम हुआ, ये यहाँ से निकल के नई लीफ जिसको जरूरत है वहां पे वो चले जाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ hormones or plant growth regulators and other chemical signals are also transported though in very small amount। तो क्या कह रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत होती है। हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स नैनोग्राम्स में जरूरत होती है, ज्यादा हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये जहां बन रहे हैं, जहां पे सिंथेसिस हो रही है, वहां से उस पार्ट में जाएंगे जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है, जहां पे बन रहे हैं, जहां पे सिंथेसिस हो रही है, वहां से वहां चले जाएंगे जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ बनता है? टिप पे, शूट की टिप पे या रूट की टिप पे, यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है। अब भाई इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहीं और है प्लांट में सपोज, तो वो वहां से निकल के चला जाएगा दूसरे पार्ट में। ओके, इसीलिए हम कहते हैं इट इज स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, ये तो स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड है, यानी कि जहां पे बना यहाँ पे ये इसकी सिंथेसिस हो रही है और ये यूज कहीं और हो रहा है, बट इसका फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि यहाँ से सिंथेसिस से वो वहां चला जाएगा जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो फ्लो इसका यूनिडायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। ओके, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। सो समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर, राइट? Now, hence in a flowering plant there is a complex traffic of compounds। तो क्या कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है कंपाउंड्स का, बट बहुत ही ऑर्डर मैनर में होता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है मिनरल, लेकिन बहुत ही ऑर्डरली मैनर में ये होता है। ओके, तो आप देखोगे कि कोई एक ऑर्गन है, सपोज एक लीफ है, वो कुछ दे रही है, सम सब्सटेंस इट इज गिविंग, तो कुछ वो ले रही है, अपना खाना बना रही है लीफ, वो उसने खाना भेज दिया और ऑर्गन्स में, फिर और पानी वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो कहीं से उसके अंदर वो आ रहा है, तो लेन देन ये चलता रहता है प्लांट के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये 3 तरीके से होता है। ओके, एक तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत ही आसान है, लेट्स सी वन बाय वन। तो मैंने आपको पहले तो नाम याद कर लीजिए। पहला हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हो गया आपका फैसिलिटेटेड, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट, देखिए डिफ्यूजन सिंपल या फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि वहां पे कोई चीज है जो फैसिलिटेट कर रही है। सपोज यहाँ पे एक प्रोटीन है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए कोई चीज प्रेजेंट है। राइट, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन देखिए, आप परफ्यूम डालते हो, उसका भी डिफ्यूजन होता है, धीरे धीरे उसकी खुशबू महक दूसरे कमरे तक भी आती है। आप जो धूप जलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह, उसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है ना, एक कॉर्नर में आप जलाते हो, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन इज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे धूप जलाई है, ये धूप के पार्टिकल्स हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे हैं, ये धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है आपका डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? अब जब डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। एटीपी जो एनर्जी है हमारी, एनर्जी करेंसी, वो इस केस में जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इन दोनों ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड में भी नहीं होती जरूरत। ठीक है, तो इन दोनों ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं।
राइट। तो एक्टिव सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, और डिफ्यूजन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। देखिए मैंने क्या बताया कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, ओके, पर ये धीरे धीरे होता रहेगा, राइट। जब एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ के आपके 20 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो यहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई भी एटीपी जरूरत नहीं पड़ेगी, नो एटीपी रिक्वायर्स, ठीक है। तो ये तब तक यहाँ पे मूव करता रहेगा जब तक दोनों साइड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा, ठीक है। So diffusion is a slow process and is not dependent on living system. This is very important that diffusion is not dependent on living system. So as I said कि परफ्यूम भी डिफ्यूज होता है। आप एक वाटर में इंक डाल दो, यहाँ पे पानी है इस ग्लास में, इंक डाल दीजिए आप इसमें, तो इंक भी धीरे धीरे पूरे पानी में घुल जाएगी। दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, राइट। तो देयर इज नो नीड ऑफ द लिविंग सिस्टम, जरूरी नहीं है सेल वहां पे प्रेजेंट हो, डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है। अब डिफ्यूजन किस किस का होता है? डिफ्यूजन ज्यादातर किस किस का होता है? गैसेस और लिक्विड्स का। भाई गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं, पानी डिफ्यूज, लिक्विड चीजें डिफ्यूज कर सकती हैं, बट आपने सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूज होते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर आप रबड़ के पास इस कटर रख दो, शार्पनर रख दो, क्या वो डिफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे, ओके। सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड में लिक्विड और सॉलिड में गैस डिफ्यूज हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पे इसमें हम पानी डाल दें, वाटर, तो वाटर अंदर चला जाएगा, दैट कैन डिफ्यूज। बट सॉलिड लकड़ी का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा रखा है, वो आपस में डिफ्यूज नहीं होंगे। यही ये बात कहना चाह रहा है। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन दैट ऑफ सॉलिड। ओके, सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन इम्पॉसिबल, ओके। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स। प्लांट्स के लिए डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैसेस का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, गैस का जो मूवमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना। तो ये जो सपोज लीफ है, इस लीफ को CO2 चाहिए खाना बनाने के लिए, राइट। और यहां से इस लीफ से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और लीफ में कम है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, राइट। नाउ दिस डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। एक चीज, ये जो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई कोई भी चीज होती है वो हाई से लो की तरफ ही जाती है, यूनिवर्सल लॉ है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कह सकते हैं इसको, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाई से लो की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई होगा, तो हम उसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। दैट इज अगेंस्ट, क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो अब क्या कह रहा है, डिफ्यूजन जो है अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब सपोज यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, ओके। और यहाँ पे आपके 100 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। तो भाई ये 100 मॉलिक्यूल जो हैं, ये ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होंगे, ओके, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इज इट क्लियर? नाउ इट आल्सो अफेक्टेड बाय द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि जो मेम्ब्रेन है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोई और मेम्ब्रेन है, वो कितनी परमिएबल है, कितना परमिट कर रही है वो उधर से उधर सब्सटेंस को जाने के लिए,
ओके, तो जो मेम्ब्रेन उनको सेपरेट कर रही है उस पे भी डिफ्यूजन रेट जो है उससे भी डिफ्यूजन रेट अफेक्ट होता है। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर से भी, आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपने देखा होगा कि गैस और तेजी से डिफ्यूज होने लग जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो या प्रेशर इंक्रीज कर दो। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दो तो भी डिफ्यूजन बहुत तेज तेज होगा। जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स है, राइट, और ये यहाँ से बीकर टूटा हुआ है। सपोज यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ये मेम्ब्रेन है टूटा हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया पिस्टन, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, अब मैं पिस्टन से उसको प्रेस कर रही हूँ। ओके, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ डिफ्यूजन गैसेस का और तेजी से होगा और तेजी से वो मॉलिक्यूल्स निकलने लग जाएंगे नीचे से, राइट। तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी डिफ्यूजन पे अफेक्ट होता है। ओके, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन का अफेक्ट होता है, जो मेम्ब्रेन उनको सेपरेट कर रही है उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या पढ़ा हमने कि डिफ्यूजन कैसा है, पैसिव है। पैसिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अपने आप होता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मेम्ब्रेन के जाते रहते हैं। और ये लिविंग सिस्टम की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजों में भी आपने देखा है कि डिफ्यूजन होता है, राइट। अब प्लांट्स में डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि भाई प्लांट्स में यही एक तरीका है जिसके थ्रू गैसेस जो है मूव करती है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या देखेंगे आप, देखिए ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर होती है ना, ये 2 लिपिड लेयर होती है। तो ये आप इतना पार्ट मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं कुछ, तो ये आप इतना इमेजिन कर लीजिए, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये जो लगी हुई है ये क्या है, आपकी प्रोटीन्स है। ओके, अब इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कैरियर्स या फिर चैनल्स। ओके, जो कैरियर प्रोटीन होती हैं वो अपना शेप चेंज कर लेती है। ओके, शेप चेंज करके वो घूम जाती है, या तो टर्न हो जाएंगी या उनकी शेप चेंज हो जाएगी और मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। चैनल क्या होते हैं, ये इस तरीके से चैनल जो होते हैं उनमें जगह होती है बीच में से, यहाँ से ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया चैनल के थ्रू। इज इट क्लियर? तो भाई ये तो आ गया आपका सिंपल डिफ्यूजन। देखा आपने कि यहाँ पे जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रोटीन जरूरत होती है। क्यों होती है प्रोटीन की जरूरत? देखिए, अगर सपोज यहाँ पे मुझे पानी को मूव कराना है, ओके, यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, सपोज सेल के अंदर पानी का मूवमेंट कराना है। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, उसमें लिपिड ज्यादा है, तो भाई वो लिपिड की बनी है तो वो लिपिड वाली चीजों को ही तो आने देगी, यानी कि वो लिपोफिलिक चीजों को आने देगी जो लिपिड में सॉल्युबल है। फिलिक का मतलब प्यार है, लिपिड से प्यार है, या हम कह सकते हैं लिपिड में सॉल्युबल है। लिपोफिलिक चीजों को ही तो आने देंगी, जो तेल घी टाइप की चीजें हैं उसको इजीली आने देंगी। अब वो पानी को क्यों आने देंगी भाई, वो लिपिड की बनी हुई है ना। पानी में जो डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्यों आने देंगी, जैसे आपके आयंस हुए भाई, उसको नहीं आने देंगी वो इजीली। उसके लिए हमें चाहिए प्रोटीन। ओके, उनको भेजने के लिए हमें चाहिए होती है प्रोटीन। तो वही होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। एक तो लिपोफिलिक हो गया, एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब हो गया पानी, वाटर लविंग। ओके, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, या वाटर लविंग। तो वाटर लविंग चीजों को नहीं आने देगी, ये याद रखेंगे आप, है ना, क्योंकि वो लिपिड की बनी हुई है। लिपिड भाई तेल में डिजोल्व होगा, ये याद रखो, तेल में डिजोल्व होगा। तो भाई लिपोफिलिक चीजें ही अंदर आ सकती हैं, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई होती है। ऑलराइट, तो इधर आप देखेंगे कि आपके पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो भाई वाटर को मूव कराना है या हमें आपके आयंस को मूव कराना है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोटीन्स। ठीक है,
तो प्रोटीन्स हमें जगह देंगी चीजों को अंदर आने के लिए या बाहर भेजने के लिए। तो ये प्रोटीन्स नहीं है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप कर रही है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, ज्यादा अमाउंट है, दूसरी जगह कम है ना। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 100 है, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 50 है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ही हो गया। ओके, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये प्रोटीन थोड़ी ना सेटअप कर रही है, ये ऑलरेडी सेटअप है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तभी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये पानी के मूवमेंट का मेरे को कराना है, ठीक है, पानी का मूवमेंट कराना है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट कराएंगी वो आपकी 8 डिफरेंट प्रोटीन से बनी हुई एक्वापोरिन्स है, ठीक है। एक्वापोरिन क्या है? 8 डिफरेंट प्रोटीन्स है जो कि आपका वाटर चैनल बना रही है, पानी का चैनल बना रही है, ठीक है। इसमें 8 डिफरेंट प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, याद रखिएगा। ये मैंने 5 बनाई है, आप इमेजिन कर लीजिए 8 है। तो ये हो गया आपका एक्वापोरिन, ये है पानी का चैनल, राइट। तो आपने क्या देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाती हैं चीजें, लेकिन यहाँ पे जो मदद कर रही हैं वो है आपकी प्रोटीन्स। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी लगी हुई होती हैं, वो यहाँ पे किसका काम कर रही है? चैनल का काम कर रही है या कैरियर का काम कर रही है, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। यहाँ पे भी एटीपी की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एटीपी, ठीक है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चीजें जा रही हैं, तो एटीपी की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है सामान जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो है ISS। I से इनहिबिट, S से सैचुरेटेड और S से सिलेक्टेड। ये तीनों नाम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी याद रखने हैं। इनहिबिट, देखिए प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स में साइड चेन होती है। प्रोटीन्स हमने देखा था अमीनो एसिड्स की बनी होती है ना। प्रोटीन्स क्या होता है? ये कार्बन है, अल्फा कार्बन होता है, यहाँ पे आपका COOH ग्रुप है, यहाँ पे आपका एमिनो ग्रुप है, यहाँ पे आपका R ग्रुप है जो वेरिएबल है, ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये ग्रुप जो है साइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई चीज आके जुड़ गई है ना, अमीनो एसिड की चेन जो होती है वही तो प्रोटीन बनाती है। तो जो साइड चेन से क्या होता है, कभी कोई इनहिबिटर आके जुड़ गया तो ये प्रोटीन अब काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोटीन का इनहिबिशन हो गया है, इनहिबिट हो गई, अब ये काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये वाली बात हो गई क्लियर कि भाई इनहिबिशन हो सकता है इनका। दूसरा सैचुरेटेड क्या कह रहा है कि एक सेल में सपोज जो चैनल है हमारे पास वो 10 है, ठीक है। अगर सपोज मैं पानी के चैनल की बात कर रही हूँ या सोडियम के चैनल की बात कर रही हूँ, सपोज 10 है, तो भाई 10 है तो 10 ही मॉलिक्यूल्स वो भेज रहा है अंदर, है ना। सपोज 10 ही मॉलिक्यूल वो अंदर भेज पा रहा है। अब सारे के सारे गिर गए 10 मॉलिक्यूल से, अब आपने और डाल दिए 20 मॉलिक्यूल हो गए, तो भाई ऑलरेडी वो सैचुरेटेड हो गए, ऑलरेडी सारे यूज्ड अप हैं, तो वो एक टाइम आएगा वो सैचुरेट होते जाएंगे, है ना। जैसे आप पहले एक मॉलिक्यूल था तो कोई बात नहीं, वो चला गया आराम से, दूसरा आया, दूसरा के लिए जगह है, चला गया, तीसरा के लिए जगह है, चौथे के लिए है, पांचवे के लिए है, छठे के लिए है, ऐसे ऐसे आपके पास जो है 10 तक तो खूब आराम से भेज सकते हो। उसके बियॉन्ड आप अगर चीजें आ रही हैं तो भाई आप ले जाने के लिए क्या है, आपकी जो ट्रांसपोर्टर है, जो प्रोटीन ले जा रही है, वो सब पूरी यूज्ड अप हो चुकी है, यानी कि वो सैचुरेटेड हो चुकी है। ये एक प्रॉब्लम आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तीसरी चीज सिलेक्टिव होते हैं। भाई ये वाटर का चैनल है तो भाई पानी को ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है ये अपने साथ सोडियम को ले जाए, नहीं, सोडियम का चैनल अलग होगा और पानी का चैनल अलग होगा, ठीक है। ग्लूकोज को ले जाने का चैनल अलग होगा। तो भाई चैनल जो है सिलेक्टिव होते हैं, मतलब वो अपनी सिलेक्ट हुई चीजों को ही ले जाएंगे, किसी को भी नहीं ले जाएंगे ऐसे अरे बेरो, है ना, क्लियर। अब देखिए मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पे, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या प्रॉब्लम है। आप कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस आप ऐड करते जा रहे हो, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा,
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 50 मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल है तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चले गए, आराम से क्रॉस हो गए। आपने यहाँ बढ़ा दिए फिर क्रॉस हो गए, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया कोई दिक्कत नहीं होती। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस से कोई दिक्कत नहीं होती, जितना आप डालते जाओगे उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। अब यहीं पे हम दूसरी बात करें फैसिलिटेटेड की, वहां पे क्या होगा, एक समय तक तो आप सब्सटेंस डालते जाओगे, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। फैसिलिटेटेड की बात कर रहे हैं, एक समय तक आप सब्सटेंस डालते जा रहे हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक टाइम बाद जब सारे प्रोटीन चैनल भर जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, तब जो है चीज कांस्टेंट हो जाएंगी। ओके, इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर। ओके, डिफ्यूजन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, यही डिफरेंस है। ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये आपका सिंपल डिफ्यूजन है। ये वाली बात क्लियर होगी ना। ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आप देख सकते हो, ये आपकी कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन क्या करती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल दिखाया है, ये इनसाइड है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ा और ये अंदर की तरफ घूम गई। ठीक है, तो अब ये अंदर आ गया मॉलिक्यूल इनसाइड, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, आउटर साइड है सेल की। ठीक है, ये घूम गई, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन घूम गई और अंदर वो मटेरियल आ गया। राइट, अब आपको समझ में आ गई ये वाली बात। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही चीजें जाएंगी, है ना, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी लिपिड की जो लेयर है वो लिपोफिलिक है, यानी कि लिपिड की चीजों को तो वो जाने देगी जो लिपिड में सॉल्युबल है, लेकिन हाइड्रोफिलिक जो चीजें हैं जो पानी में सॉल्युबल है उनको नहीं जाने देगी, इसीलिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो occurs without the expenditure of ATP energy। जब भी चीजें हाई से लो की तरफ जाएंगी तो वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने SSI आपको बता दिया, स्पेसिफिक है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, हाँ ये क्या कह रहा है कि द प्रोटीन्स फॉर्म चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। देखिए कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, ये आपकी सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन लगी हुई है, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो हमेशा खुली रहती है, यहाँ से चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं दे आर ऑलवेज कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ है। जैसे सपोज कोई लीगेंड है या कोई वोल्टेज है, ठीक है, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। कोई लीगेंड आके, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरॉन्स से हमने सुना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ता है तो सोडियम पोटेशियम आगे पीछे भागते हैं मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, है ना, तो वहां पर लीगेंड आके जुड़ा तभी तो ये काम हुआ। तो कुछ लीगेंड गेटेड हो गए, कुछ वोल्टेज गेटेड हो गए, ये क्या है, इनको कोई ना कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई। तो कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, कुछ कंट्रोल, कोई ना कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। राइट, अब हम बात करते हैं पोरेंस की। पोरेंस भी क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू आपका छोटी सी प्रोटीन पास हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है कहाँ मिलेंगी, पोरेंस वाली, ये आपको मिलेंगी कुछ बैक्टीरिया में। ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, सो दे कैन बी प्रेजेंट ऑन प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड है आपके, इनकी बाहर वाली लेयर पे, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ना वो ज्यादा परमेबल होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर। ऐसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे, उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है एज कम्पेयर टू इनर। क्यों है परमेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोर्स है, ये पोर्स है, क्या है, ये पोरेंस बोलते हैं इनको, प्रोटीन्स के हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है, दे अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। तो इनसे वो मॉलिक्यूल भी पास हो जाएगा जो प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन के साइज के बराबर है, मतलब स्मॉल प्रोटीन, नॉट बड़ी बिग प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन के साइज के बराबर का है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ हियर वी विल सी कि जो प्रोटीन्स हैं, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने अभी पढ़ा, इसमें आप ये भी देखेंगे कि सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। तो क्या है, ये जो प्रोटीन आपको दिख रही है, ये जो प्रोटीन है ये केवल एक ही डायरेक्शन में चीजों को भेजती है। अगर एक ही डायरेक्शन में सामान जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम यूनिपोर्ट। एंटी मतलब एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी है एक दूसरे के। सिम भाई साथ साथ ही जाएंगे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम और ग्लूकोज, सोडियम अपने साथ ग्लूकोज भी लेके जाता है, तो सोडियम ग्लूकोज को अपने साथ चिपका लेता है और दोनों पास साथ साथ क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब हम ORS सॉल्यूशन देते हैं तो ORS में क्या होता है, नमक और चीनी का घोल ही तो होता है ना। नमक और चीनी का घोल पिला देते हैं क्योंकि नमक के साथ साथ ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। यूनिपोर्ट जो है आपका एग्जाम्पल है ग्लूट, GLUT, ग्लूट4। ग्लूट4 एक ऐसी प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है, ओके, एंड इट इज यूनिपोर्ट। ग्लूकोज विल एंटर इन द सेल। एंटीपोर्ट आपका हो गया सोडियम पोटेशियम वाला, राइट। तो ये वाली बात हो गई एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। इन सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सिम्पोर्ट में एक ही डायरेक्शन में जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। एंटीपोर्ट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एंटी का मतलब भी यही हो गया है ना। नाउ व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट, भाई अकेला जाएगा, कोई मतलब नहीं तू आ रहा है नहीं आ रहा, या तू मेरे संग चलेगा नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जस्ट अ सेकेंड। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अपहिल से आप समझ लीजिए कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ना। उतरते हो तो भागते हुए चलते आते हो, जब पहाड़ से उतर रहे हो तो इसलिए आप भागते हुए नीचे आ जाते हो। लेकिन जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वैष्णो देवी के आप चढ़ाई करते होंगे तब देखा होगा भाई चढ़ते चढ़ते आपकी आफत आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, राइट। अब जब आप उतरते हो तो कहते हो भाई आसानी से मैं उतर जाऊंगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कुछ इसी तरीके का है और इसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे चाहिए ATP। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा दैट इज फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 हैं, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं वो सपोज 10 हैं। अब यहां से ये मॉलिक्यूल्स हमें अंदर भेजने हैं। यहाँ पे भी आपको भेजने के लिए क्या चाहिए, पंप चाहिए, ठीक है। पंप भी देखो प्रोटीन ही होती है, लेकिन इनको हम पंप इसलिए बोल रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम चैनल या कैरियर बोल रहे थे, तो ये भी प्रोटीन है लेकिन हम पंप बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, देखो पंप क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, एनर्जी दे, यहाँ पे एनर्जी के थ्रू ये पास हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पंप। सो दैट दीज आर द पंप्स, दे यूज द एनर्जी, इनको एनर्जी की जरूरत है टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल। इज इट क्लियर? इसीलिए हम इन्हें पंप बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई की तरफ हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अभी डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में हमने देखा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा था, राइट। ये सब बात क्लियर है और इसमें भी हमें वही चीज याद रखनी है इस जो हमने पहले याद रखी थी, है ना। इनहिबिट हो सकते हैं भाई प्रोटीन्स है, सैचुरेटेड हो सकते हैं भाई प्रोटीन्स है, सिलेक्टिव होते हैं भाई जो सिलेक्टिव है, जो हमें पसंद है वही लेके जाएंगे, आलतू फालतू हम लेके नहीं जाएंगे, सेम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज द मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। तो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा जब सारे ट्रांसपोर्टर यूज हो चुके होंगे, ओके। लाइक एंजाइम्स, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम्स भी आपको पता है स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना है तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होती है, वेरी स्पेसिफिक, या कोई और एंजाइम यूज नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोटीन में भी दे आर वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज, वो क्या लेके जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं।
These proteins are sensitive to inhibitors, okay, that react with the protein side chain. तो प्रोटीन की साइड चेन से इनहिबिटर्स आगे लग जाते हैं तो प्रोटीन्स अपना काम नहीं कर पाती है. As simple as that. So now here is the table for the comparison. अब आपको दो वर्ड मैंने बताया, सिलेक्टिव और सैचुरेट. तो भाई ये चीजें हमने किसमें पढ़ी थी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. तो हाईली सिलेक्टिव और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ये ही यस यस होगा, ये भी यस यस होगा, है ना, इन दोनों में पढ़ा था हमने. ठीक है. मेम्ब्रेन की प्रोटीन भी हमने यही पढ़ा था, इन दोनों में चाहिए, प्रोटीन्स इन दोनों में ही चाहिए, इसमें नो नो नो. ठीक है. अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब वही लो कंसंट्रेशन से हाई, लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रहा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट, वो तो केवल एक्टिव में है. एटीपी भाई अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भाई एटीपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो भी एक्टिव में है. ठीक है. बहुत ही सिंपल टेबल है, यू कैन इजिली लर्न दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय.